हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक और वीडियोस के साथ हैं जिसमें हम दोबारा से कैश फ्लो के ऊपर बात करने वाले हैं। दो क्वेश्चन कैश फ्लो के रिगार्डिंग मैंने आपको करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा डिफरेंट क्वेश्चन था, और आज एक थर्ड क्वेश्चन है जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से आप कमांड बनाइएगा। ठीक है बात। तो तीसरी वीडियो आज हमारी इस कैश फ्लो के रिगार्डिंग रहेगी। चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको फ्लैश हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन की पूरी बैलेंस शीट देखें आप। क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमको गिवन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर देखें शेयर होल्डर फंड हमको गिवन है, शेयर कैपिटल में हमें 130 और 135 गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हम लोग को, नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन है 10% डिवेंचर के रिगार्डिंग, है ना। फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एसेट्स के अंदर देखें नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स की बात करी है क्वेश्चन ने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल लिखा है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल की बात करी है क्वेश्चन ने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखें तो करंट एसेट्स के ऊपर बात करी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट में देखें तो जो शेयर कैपिटल है वो हमारी 130 और 135 के में दे रखी है, ऊपर भी 130 135 दे रखा है हमें। और नीचे बात करें रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 लिखा है, यहाँ नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग बनाया हुआ है, जिसमें सरप्लस बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है 4000 और 22000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखें अगर तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा मामला है प्रोविजन फॉर टैक्स का 8000 और 10000। फिर कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 5500, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 30000, और डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है। फिर चौथी बात लिखता है द डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड ऑफ ₹2400 लास्ट ईयर विच वाज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बात, ये बात क्वेश्चन ने पूरी कर रखी है बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ऊपर से लिखेंगे हेडिंग और डालेंगे फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, ये हमारी डेट आई बच्चे। उसके बाद हमें अच्छे से पता है पर्टिकुलर्स, डिटेल, रुपीज, ये हमारा फॉर्मेट का ढंग हुआ बनाने का, है ना। तो हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे और रुपीज लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद पहली एक्टिविटी में हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हमारे पास कैश फ्लो हुआ या यूज्ड हुआ, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बात। अच्छा, बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला हेड जो आया वो आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमको लिखना होता है। इसके लिए आई टोल्ड यू कि भाई हमें बनाना पड़ता है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बात। तो हमें एक बैलेंस शीट जब हमने देखी होगी तो वहां पर देखा था रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था, नोट नंबर 2 उसके आगे डाला था, और नीचे नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के आगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात हुई है ना। रिजर्व एंड सरप्लस की में सिर्फ प्रॉफिट की बात हुई है। 2021 में प्रॉफिट 4000 रुपए था, 22 में प्रॉफिट 22000 रुपए हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 22000 इस साल प्रॉफिट है, इससे पहले वाले साल 4000 प्रॉफिट था, भाई 18000 की बढ़ोतरी रही है ना, तो 18000 का इस साल का प्रॉफिट होगा। तो हम लिख दे रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो लिखा हमने बेटे 18000 रुपए। तो ये प्रॉफिट हमको 18000 रुपए है। अच्छा, एक बार रिवाइज करें इसमें क्या क्या ऐड होता है। ठीक है, ये बार बार जितनी बार कैश फ्लो करें उतनी बार अपने माइंड को क्लिक करते रहें कि क्या क्या चीजें इसमें ऐड होती हैं, है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका निकला है 18000 रुपए। इसमें आप क्या क्या ऐड करते हो बच्चे, आप इसमें ऐड करते हो प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, ये 4 चीजें इसमें ऐड होती हैं। लेस क्या होता है भाई, मोटा मोटा रिफंड ऑफ टैक्स इसमें लेस किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्वेश्चन ने कहीं बात नहीं करी, कोई इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात नहीं हुई, कोई लॉस बाय फायर के रिगार्डिंग बात नहीं हुई, तो मतलब अल्टीमेट लेवल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन के अंदर नहीं है और जनरली ये नहीं होते हैं। ठीक है बात। तो 4 चीजें हमको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दोबारा फ्लैश करवाऊं। देखें, मैंने कहा 4 चीजें ऐड होने वाली होती है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर कहा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, ये 4 चीजें ऐड होती हैं। 5वीं एक चीज है जो रिफंड ऑफ टैक्स है, वो आपकी लेस हुआ करती है। तो देखें क्वेश्चन में आप देखें, ये 5वीं जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, क्या कोई आइटम की बात कहीं पर कही गई है। सबसे पहले आप आए एडजस्टमेंट के ऊपर नजर मारें, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है वहां पर आप नजर मारें। वहां आपसे कहा है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 5500, एक बात कही है। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट हुआ, चौथा वाला जो पॉइंट हुआ, द डिबेंचर्स द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ ₹2400 लास्ट ईयर व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रपोज डिविडेंड की क्वेश्चन ने बात करी है। चलिए एक बार बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखें
हमें ऊपर बैलेंस शीट में आपने गौर किया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ था, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स में 8,000 रुपये 21 का है, 10,000 रुपये 22 का है, ठीक है बात। ये प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग बात है। फिर नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, टैक्स पेड किया कितना बच्चों, लिखा है कि टैक्स पेड किया है 5,500 रुपये। अब देखो मैंने आपको दोनों वीडियोस के अंदर बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यानी प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन ऊपर भी दे रखी है और नीचे भी उसी के रिगार्डिंग एक पॉइंट लिखा है, तो ऐसे में हम कंफ्यूज हैं। यानी हमें अब यहां दे दिया, देखो यहां हमें क्या दिया, टैक्स कितना पे किया 5,500, इस साल 5,500 का टैक्स पे किया, बिल्कुल ठीक है। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की लास्ट में टैक्स पेड माइनस करते हैं तो वो तो 5,500 माइनस करेंगे, वो दिया हुआ है, लेकिन इस साल का प्रोविजन कितना लें ये हमको नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है बात। कैसे निकलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा बच्चे। तो जो ये 10,000 और 8,000 की वैल्यूज हैं, जो 8,000 की वैल्यू है ये तो ओपनिंग वैल्यू है, पिछले साल की वैल्यू ओपनिंग वैल्यू कहलाती है, और ये वाली वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू कहलाती है। ये दोनों फिगर किसी काम के नहीं है अगर तीसरा पॉइंट इनके रिगार्डिंग दे दिया जाए, ठीक बात। अब ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होते हैं, और लाइबिलिटी का मतलब हुआ लाइबिलिटी वाले टॉपिक हमेशा बाई से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है बात। हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अच्छा बीडी मतलब ओपनिंग वैल्यू, तो ये बेटा 8,000 रुपये गिवन है हम लोग को, और सीडी की अगर बात करें 10,000 रुपये क्लोजिंग जो वैल्यू है वो हमें गिवन है बच्चे, ठीक बात। अच्छा अब हमें लिखा है कि भैया टैक्स पे किया अपने 5,500, टैक्स पे का मतलब हुआ पेमेंट करी, टू बैंक किया, टू बैंक मतलब इस साइड इसकी एंट्री हम लोग करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, ठीक है बात। हमने लिखा टू बैंक अकाउंट दैट इज 5,500, ठीक है बात। अब देखें अल्टीमेट लेवल पर, अल्टीमेट लेवल पर यहाँ आपका बैलेंस आ रहा है 15,500 रुपये, ठीक है बात। यहाँ आया बैलेंस 15,500 रुपये, और वहाँ पर आपका जो बैलेंस आया है ना वो भी आप 15,500 यहाँ पर रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अकाउंट मैच नहीं कर रहा, बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ आएगा, है ना। अगर 15 से अगर आप 8 को माइनस करें तो बचता है आपका 7,500, तो यहाँ आप 7,500 लिखने वाले हैं। तो यहाँ 7,500 हम क्या लिखेंगे बेटा, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है बात। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अभी जो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है ये है क्या, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है बात। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है बच्चे, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला ना वही हमने ढूंढना था। हमें यहाँ पे टैक्स पेड दिया था, हमें ढूंढना है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर कितना होगा, तो वो हमारा बेटे 7,500 रहेगा, ठीक है बात। आई होप मुद्दा आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 7,500 के बच्चे हम बात कर लेंगे कि 7,500 हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है। अब यहाँ पर मैंने एक क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है भाई नेट प्रॉफिट आने के बाद 4 चीजें चाहिए। एक तो हमें जनरल रिजर्व या फिर कोई भी ऐसा रिजर्व जिसमें ट्रांसफर किया गया वो चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं था अवेलेबल। दूसरा प्रपोज डिविडेंड चाहिए होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लिखते हैं प्रपोज डिविडेंड कितना था, वो दिया था कि लास्ट ईयर प्रपोज किया गया था 2,400 रुपये, है ना। तो प्रपोज डिविडेंड हम लोग लिखेंगे बच्चे, डिविडेंड हम लिख लेंगे 2,400 रुपये। एक बात तो ये हो गई, 2,400 रुपये ये ऐड होने वाला है। दूसरा हम देखें, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर भी इसमें ऐड किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर हम लोग लिखने वाले हैं बच्चे। तो ये हमारे आया 7,500, ठीक है बात, ये हमारा आया 7,500। अच्छा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं है क्वेश्चन में। फिर एक बात और आती है, रिफंड ऑफ टैक्स है क्या, नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी कहीं कंपनी को लॉस हुआ किसी थेफ्ट से, किसी फायर से, है ना, या किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई रिकवरी का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात नहीं हुई है। तो अल्टीमेट लेवल पर 18,000 प्लस 2,400, है ना, 18,000 प्लस 2,400 बच्चों हमारा, और 7,500, ये तीनों फिगर हमारे ऐड होंगे तो अल्टीमेट लेवल पर हमारी वैल्यू आ रही है 27,900 रुपये। हमारी वैल्यू आई बच्चे 27,900 रुपये। यानी ये जो 27,900 है इसके फ्रंट पर आप लिख दीजिएगा प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बच्चों। तो वो हमारा आया बच्चे 27,900 रुपये। तो हमारा ये वाला फिगर तो निकल आया, हमारा ये 27,900 तो बच्चे निकल आया। अच्छा अब बात करते हैं, हम इसमें अब ऐड करते हैं बच्चों, क्या ऐड करते हैं हम लोग, है ना, हमें इसमें नॉन कैश ऑब्लिक ऑपरेटिंग आइटम, है ना, नॉन कैश ऑब्लिक ऑपरेटिंग आइटम हम इसमें लेस करने का काम करते हैं। नॉन कैश आइटम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं। नॉन कैश आइटम है प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन की बात हुई तो नॉन कैश आइटम है। अगर पेटेंट को राइट ऑफ किया गया तो नॉन कैश आइटम है। अगर गुडविल को राइट ऑफ किया गया हो तो नॉन कैश आइटम है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, है ना,
इन पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग खर्चा हुआ। ऐसे ही अगर हम बात कर लें, आपने कोई डिविडेंड पे किया है ना, कोई आपने डिविडेंड पे किया हो, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम हुआ। तो ऐसे वो काम जो आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटीज नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं बच्चे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से फ्लैश करवाता हूं, देखें क्या क्या हमारे पास है। तो पहले मैंने कहा कि नॉन कैश आइटम के अंदर तीन चीजें ढूंढो आप लोग, पूरे क्वेश्चन में खगा लो। कहीं डेप्रिसिएशन का जिक्र किया गया है, कहीं गुडविल का जिक्र किया गया है, क्या क्या कहीं पर पेटेंट को राइट ऑफ करने की बात करी गई है, ये आपने ढूंढना होता है। ठीक है बात। तो सबसे पहले हम बात करें डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन के लिए बच्चे आप चले जाएं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड वाले पॉइंट पर, वहां देखें आप, वहां लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 30,000, डेप 30,000 रुपए चार्ज किया गया। अच्छा, एक बात तो ये कही गई है। अब देखो दूसरा आपको क्या ढूंढना है, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल ढूंढना है। क्या गुडविल को कहीं एमोटाइज किया गया है, क्या कहीं पर गुडविल लिखा है? बिल्कुल लिखा है। देखें एसेट्स वाले पॉइंट पर नॉन करंट एसेट्स एक हेडिंग है, उसमें सेकंड वाला पॉइंट देखें, इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है। गुडविल पहले साल थी 10,500, इस साल है 8,000। तो पहले साल 10,500, इस साल 8,000 का ये मतलब हुआ कि गुडविल कम हो रही है, और गुडविल अगर कम होती है तो मतलब कि आपने राइट ऑफ कर रखी है। ठीक है। क्या कहीं पर पेटेंट्स की बात करी गई है? नहीं करी गई है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो दो पॉइंट आएंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बात होगी और गुडविल के रिगार्डिंग बात होगी अंडर द नॉन कैश आइटम। ठीक है बात। देखें बच्चे, तो डेप्रिसिएशन तो साफ साफ दिया है कि भाई डेप्रिसिएशन लगाया 30,000 रुपए, गुडविल एमोटाइज करी। मुझे कैसे पता चला? मैंने गुडविल वाला पॉइंट देखा, और गुडविल वाले पॉइंट में पहले 10,500 लिखा था, है ना, 21 में वो 10,500 थी, 22 में आकर वो 8,000 हो गई। ऐसा थोड़ी होता है यार, पहले आपकी वैल्यू 10,500 और अभी 8,000 कैसे हो गई? तो इसका मतलब आपने गुडविल को राइट ऑफ किया है। तो इनका जो डिफरेंस है बच्चे, वो हुआ 2500 का डिफरेंस, है ना। 2500 से आपने गुडविल को राइट ऑफ कर रखा है, तो 2500 बेटे ये भी आएगा। अच्छा, अब आप ढूंढें क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है क्या? नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब मैंने क्या बताया? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना, है ना, या कोई डिविडेंड पे करना। ठीक है बात। या किसी एसेट्स को बेचते या खरीदते वक्त लॉस होना या प्रॉफिट होना, ये सारी बातें नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहलाती हैं, है ना बात। तो आप देखें कहीं पर क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग बात करी गई है? तो नॉन ऑपरेटिंग अगर हम रिगार्डिंग पॉइंट देखें ना बच्चे, तो हमें एक लास्ट वाला पॉइंट आप देखें, लिखा है कि डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। एक बात ये लिखी है, इसका मतलब आपको बताता हूं अभी। और फिर आप इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले कॉलम में देखें, जहां पर सेकंड पॉइंट लिखा है कि नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी 10% डिबेंचर लिखे हुए हैं, 13,000 और 15,000। देखें इनका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत डील करी जाएंगी, तो इनको समझते हैं एक बार क्या है इनका मतलब। देखें बच्चे, अब इसको देखो, इसका क्या मतलब है ना। अब ये जो 10% डिबेंचर है ना, इनका क्या मतलब हुआ? ये 10% का ये मतलब हुआ कि आपको इस डिबेंचर पर 10% का इंटरेस्ट देना है, और डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना मतलब आपकी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उस बोरोइंग पर आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा। तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहती हैं, उन पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तहत आते हैं, यहाँ प्लस होते हैं। एक बात हमें समझ में आ गई। अब जनरली अगर ये लाइन ना लिखी होती ना, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, तो हम क्या करते, हम 13,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 कर देते, और हमारा आता बेटे 1,300 रुपए। तो ये 1,300 रुपए हम यहाँ प्लस कर देते। लेकिन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि डिबेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। का मतलब है भाई इसका, पहले डिबेंचर 21 में 13,000 रुपए के थे, है ना। यहाँ पर 13 में वैल्यू थी कितनी? 13,000 रुपए। 21 में वैल्यू थी 13,000 रुपए, जो कि 31 मार्च की बात हो रही है। और फिर यहाँ देखो 15,000 हो गया। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 2,000 के डिबेंचर बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो आपने इशू किए होंगे नए डिबेंचर, है ना। अब आपने जब इशू किए, वो कब इशू किए? वो 1 अप्रैल को किए। ये आपने किए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को, यानी जैसे 31 मार्च खत्म हुआ, 22 लग गया, तुरंत 22 लगा, तो ये डिबेंचर यहाँ, ये क्लोजिंग वैल्यू 13,000 रुपए थी, लेकिन जैसे ही आपने नए इशू कर दिए, ये वैल्यू 15,000 यही बन चुकी थी। ये वैल्यू 15,000 रुपए यही बन चुकी थी। अब हम हमेशा डिबेंचर पर पुरानी वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया करते हैं, पिछले साल की वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया करते हैं। तो यहाँ पर जो डिबेंचर थे 13 के ना होकर 15 के रहे होंगे, तो 15,000 का 10% अगर आप निकालें तो वो बनेगा आपका 1,500 रुपए। ठीक है, ये आप 1,500 रुपए लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखें या लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखें, दोनों बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो ये हमारे अल्टीमेट आइटम था जो प्लस होने वाले थे। तो 27,900 और 30,000, 2,500 और 1,500 को अगर ऐड किया जाए तो बनता है 61,900, है ना। ये बनता है आपका 61,900। तो ये 61,900 आया ना बच्चे, ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ये तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब ये हमारा आया वर्किंग कैपिटल चेंज, इसके आगे हम लिखेंगे बच्चे। ये हमारा आया करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का हिसाब लगाने से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 61,900 रुपए है। इसके बाद हमने
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर बात करनी होती है, हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस कर देंगे टैक्स कितना इस साल पे किया गया, हमें दिया था साहब कि इस साल टैक्स पे किया गया 5500, वो लेस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा कि कैश फ्लो से मैंने कितना कैश हम लोगों ने जनरेट किया। ठीक है बात। चलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं कि क्या इनमें हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको एक बार मैं दोबारा फ्लैश करवा रहा हूं। देखो पहले तो आप देखें करंट एसेट्स हमारे पास क्या हैं। तो करंट एसेट्स आप बैलेंस शीट का हेड देखें, लास्ट में लिखा है करंट एसेट्स, एक पॉइंट लिखा है करंट एसेट्स, जहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है। तो जो कैश ऑलरेडी कैश के फॉर्म में हो, जो चीजें ऑलरेडी कैश के फॉर्म में हो, उसका हिसाब कैश फ्लो के अंदर नहीं लगाया जाता, वी नो वेरी वेल। अच्छा, उसके बाद बात करें, एक लिखा है पॉइंट अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स हमारे पास थी 6000 और 22500 की। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक करंट एसेट्स है जिसका हमको हिसाब लगाना है, वो है अदर करंट एसेट्स। ठीक है बात। ऐसे ही करंट लायबिलिटी वाले हेड में आप थर्ड पॉइंट देखें, इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखें क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी, वहां पे लिखा है ट्रेड पेएबल, यानी क्रेडिटर्स की बात हो रही है। जो क्रेडिटर्स हमारे हैं, पहले वो थे 8500, अब है 12500। इनकी बात हमको करनी पड़ेगी, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं देखना पड़ेगा। और अगला जो बी वाला पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। और टैक्स का हिसाब किताब हम कहां करते हैं बच्चों? टैक्स का हिसाब किताब हम एक तो वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में इनकम टैक्स पेड के तौर पर उसको माइनस किया जाता है। तो इसका हिसाब तो हमने कर लिया ऑलरेडी, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर हमको देखो क्या करना है, हमें करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स भाई पहले थी 6000 रुपए की, अब है 22500 की। ये तो मतलब हुआ। और हमें पता है जब करंट एसेट्स के रिगार्डिंग हम देखते हैं तो अगर देखो करंट एसेट्स का जब आप चेक करेंगे ना, करंट एसेट्स को मैच करेंगे, पहले साल की वैल्यू और दूसरे साल की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये वैल्यू बढ़े तो ये कैश फ्लो के अंदर, ये कैश फ्लो के अंदर क्या होते हैं बच्चे, माइनस की जाती है, कैश फ्लो के अंदर माइनस करी जाती है, ये हमको अच्छे से पता है। और देखें यहाँ पे 21 में थे 6000, अभी हो गए हैं 22500, तो बढ़ोतरी हुई। अगर बढ़ोतरी हुई तो वो ये तो माइनस होगा, ये वाला पॉइंट तो आपको माइनस होने वाला है। देखें लायबिलिटी के रिगार्डिंग भी वही बात होती है। अगर आप लायबिलिटी को कंपेयर करने बैठेंगे ना, तो अगर आप लायबिलिटी कंपेयर करें, देखो पहले साल क्या वैल्यू है 8500 ट्रेड पेएबल की, अभी 12500, ये भी बढ़ रही है। तो जब आप देखेंगे तो ये या तो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी। अगर ये बढ़े तो इन्हें कैश फ्लो में भी प्लस करते हैं, इन्हें कैश फ्लो में भी क्या करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड पेएबल तो बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो भाई प्लस होंगे, क्योंकि जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं वो यहाँ कैश फ्लो के अंदर प्लस की जाती हैं। तो लिखेंगे हम, है ना, इंक्रीज, हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ठीक है बात, हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। अच्छा, कितने की बढ़ोतरी हुई देखें, पहले थे 8500 के, अब हो गए 12500 के, तो 4000 आपका प्लस हो रहा है बच्चे। ठीक है, 4000 से बढ़ रहे हैं तो बढ़े हुए अमाउंट को आप यहाँ प्लस करने वाले होते हैं, ये हमें सीखा है अच्छे से। अच्छा, लेस की अगर बात करें तो भैया करंट एसेट्स पहले थी 6000 रुपए की, अब हो गई हैं 22500 की। तो अगर बढ़े तो लेस करते हैं, तो लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, है ना। तो अदर करंट एसेट्स हमको दिया था कि भैया ये तो इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू पहले 6000 थी और अब वैल्यू आज के टाइम पर है बेटे 22500, यानी अल्टीमेट जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 16500 से, अल्टीमेट बढ़ोतरी हुई बेटा 16500 से। तो ये आप वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद आपने देखा था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, उनको यहाँ रिकॉर्ड करने का काम हम लोगों ने कर लिया। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर देखें 61900 और ये 4, तो ये हो गया 65900, में से हम माइनस करेंगे 16500, तो ये बचेगा 49500, ये बचेगा आपका 49500। तो क्या आया, ये आया नेट, है ना, ठीक है, नेट कैश जनरेटेड, है ना, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी इतना तो कैश यहां से जनरेट कर लिया गया, क्योंकि प्लस में आया है तो इससे जनरेट किया, यूज नहीं किया। अच्छा, अब एक बात लास्ट की बात आप लेस करते हैं, यहां पर टैक्स पेड, है ना। कई बार आपको ये लिखा मिल जाएगा इनकम टैक्स पेड, बात एक ही है, आप टैक्स पेड लिखें, इनकम टैक्स पेड लिखें। वो हमें साफ साफ दिया था कि टैक्स 5500 रुपये पे किया गया, तो माइनस करें 5500 रुपये लिखें इसको ब्रैकेट में। तो या अल्टीमेट लेवल पर देखो, अगर 49,500 से अगर हम 5,500 बच्चे लेस कर देना, तो ये हमारा बच रहा है ये हमारा देखो, हमारा अल्टीमेट लेवल पर कितना बैलेंस आ रहा है वो एक बार आप देखें। सॉरी, ये आपका 500 नहीं आ रहा, 9 से 5 400 आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू, है बेटा, ये थोड़ा सा गलती हो गई जोड़ने में। तो ये 49,400 आ रहा है, इसमें से आप अगर आप माइनस करेंगे ना 5,500, तो अब आप देखें कितना मामला बच रहा है। तो ये बच रहा है बेटे 43,900 बचेगा, लगभग 43,900 हमारा, ठीक है।
बैलेंस आया, तो इस बैलेंस के फ्रंट पर आप क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, क्योंकि ये कैश फ्लो हुआ था, प्लस में आंसर आया हुआ है, तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना हमारा कैश फ्लो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत हो चुका है ना। और इस आंसर को आप ज़्यादा बेटर क्या बाहर लिखें, तो 43,900। कोशिश करेंगे इस वाले कॉलम में सिर्फ 3 फिगर आए हैं, एक बार ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट हुआ या कितना कैश फ्लो हुआ, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से कितना हुआ दूसरा वाला कॉलम, और तीसरा आप लिख दें फाइनेंसिंग का। तो 3 ही हेड इसमें लिखने की कोशिश करें, एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस होगा आपकी राइटिंग स्किल से, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तहत क्या हुआ पड़ा है, ठीक है बात, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें, मुझे रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं है बिल्कुल, है ना, तो आप समझें इतना पॉइंट जो करवाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मजेदार पॉइंट था अपने आप में, है ना। और कैश फ्लो के अंदर आप देखें ना बेटे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला मामला। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला मामला हमें समझ में आ गया ना, फिर तो सारी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा हटता पर रहता है, बाकी फिर इजी है सारा मामला। अभी तो क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। आप चलिए करते हैं बात क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन आपको दोबारा से फ्लैश करवाया है मैंने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या ढूंढ रहे होते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर कैश इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें आप सबसे पहले जो टॉपिक है ना बेटा, इसमें जो एसेट्स वाला कॉलम है वहां पर आप जाएं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो, वहीं से इन्वेस्टमेंट की कहानी आपको मिलेगी। जो बैलेंस शीट का एसेट्स वाला पॉइंट है ना, नॉन करेंट एसेट्स, वहां पर आप जाएं, वहां पर लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, पहले थी 1,32,000 और अब है 1,41,000। उसके अंदर लिख दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो है आपके 1,32,000 और 1,41,000, उसी की बात ये कर रहा है। और दूसरा दिया है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी गुडविल का तो ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक पॉइंट आपको मिल रहा है ना। अच्छा, यहां पर से फिर बी वाला पॉइंट देखें, ए के बाद बी वाला पॉइंट लिखा है जिसमें लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पहले थे वो 3,000 रुपए के, अब हो गए हैं 10,000 रुपए के, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि करेंट नहीं है वो नॉन करेंट है। और हम वही बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कि हमने कहां कहां पर कैश को अपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये दो बातें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें टेंजिबल लिखा है इसके रिगार्डिंग बात, और दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात हम करेंगे। अच्छा, एक बार हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी बातें पढ़ लेंगे, वहां तो कुछ नहीं है। वहां पर एक सेकंड वाला पॉइंट देखें, लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग दी ईयर 30,000, यानी आपने डेप चार्ज किया 30,000 रुपए। अब इसका कैसे लिंक है वो एक बार समझने का प्रयास करें मेरे साथ, ठीक है बात। आओ समझते हैं एक बारी। देखो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखा है कि पहले ये 1,32,000 रुपए की थी और अब हो गई है 1,41,000 रुपए की। तो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर झांकना है फिलहाल, है ना। कैश फ्लो करते वक्त बहुत धैर्य रखिएगा, क्योंकि कैश फ्लो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है मामला। आपको एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए जितने भी पॉइंट आपको दिए हैं ना वो बहुत प्यार से पढ़ें आप। तो 1,32 दिया है, 1,41 दिया है, ठीक बात। अब नीचे एक बात लिखी थी डेप्रिसिएशन लगाया गया आप 30,000 रुपये। ये बताओ मुझे डेप कहाँ लगाया गया? वो डेप किस पे लगाते हो आप? जो आपकी फिक्स एसेट्स रहती है उन पर डेप लगाते हो ना बच्चे। तो यहाँ 1,32 और 1,41। अच्छा, अब एक बात देखें, यहाँ पर बड़ा इजी है निकालना, यहीं से आप निकाल सकते हो, अकाउंट बनाने की दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अकाउंट नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन बच्चे एग्जाम में एग्जामिनर देखता है अकाउंट्स की वैल्यू है अपने आप में। अकाउंट्स अगर आपने बनाए होंगे तो आपको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे, नहीं बनाओगे तो फिर नंबर कटेंगे बच्चा। तो यहाँ पर देखें 1,32 की वैल्यू है, 1,41 की वैल्यू इस साल दिखा रखी है, पहले 1,32 था 1,41। अच्छा, अगर 1,32 की वैल्यू थी, 30 उस पर डेप लगाया गया है ना, बात उसी करनी कि 30 का डेप इसी पे तो लगाया गया होगा। फिर मैंने कहा था कि जिसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर और नीचे दोनों जगह दी हो उसका पर्टिकुलरली अकाउंट खोला जाता है, ठीक है बात। यहाँ भी हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा इस टेंजिबल एसेट्स का। अच्छा, यहाँ 1,32 की वैल्यू थी, अब 1,41। तो अगर हमें डेप नहीं दिया था तो हम मानते कि 1,32 पहले थी और अब 1,41 हो गई है। इसका मतलब 9,000 का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, तो हम 9,000 यहाँ लिख देते कि भैया इन्वेस्टमेंट किया गया 9,000 रुपए का, ठीक बात। लेकिन यहाँ पर डेप लगाया गया 30,000 रुपए। अगर 1,32 में से हम डेप घटा दें 30,000 रुपए तो वैल्यू बचती है 1,02,000 रुपए, ठीक। 1,02,000 वैल्यू बचनी चाहिए थी, फिर भी आपकी वैल्यू 1,41 दिखा रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपने कुछ खरीदा है, समथिंग 39,000 का आपने खरीदा है। ये तो ऐसे निकल गया, यही आपका आंसर भी आने वाला है। लेकिन आपको अकाउंट्स बनाना है बच्चे। कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहां पर लॉस का भी जिक्र किया गया था कि एक मशीन थी जिसको 20,000 के लॉस पर बेचा गया है ना, इस पर डेप का अकाउंट अलग से खोलना पड़ा। तो वो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेट था, अगर इतनी इजीली वो नहीं हो सकता जैसे इजीली ये आ गया ना आंसर, ऐसे इजीली उसका आंसर नहीं पॉसिबल था, ठीक है बात। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत इजीली अगर वैल्यू निकल भी जाए तो आप अकाउंट निकाल दीजिए। क्या टाइम लग रहा है अकाउंट बनाने में? देखें, ये आपकी ओपनिंग वैल्यू और ये एसेट्स हमेशा स्टार्ट होंगी डेबिट साइड से। तो बैलेंस बीटी लिखा है 1,32,000 रुपए, ये क्लोजिंग वैल्यू बाई बैलेंस सीडी दोनों द्वारपाल खड़े कर दिए। अब देखो क्या कह रहा है, डेप लगाया कितना 30,000 रुपए, तो लिखिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई साइड लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना बच्चे 30,000 रुपए का डेप लगाया गया। अच्छा,
1,41 और 30 हो गया आपका 1,71,000 रुपये, हो गया 1,71,000 रुपये। यही वैल्यू आपकी यहाँ आने वाली है 1,71,000 रुपये, यहाँ भी वैल्यू 1,71,000 रुपये आने वाली है। और अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचे, मैंने आपको कल बताया था यहाँ हम टू बैंक करके रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ अगर टू बैंक करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है बच्चे, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचे टू साइड तो इसको मानते हैं परचेस, इसको मानते हैं बच्चे परचेस। अगर बाई बैंक आप यहाँ लिख रहे हैं तो उसको सेल मानते हैं। ये 11th में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो 1,71,000 की जो वैल्यू है उससे अगर 1,32 को घटाएं आप तो बचता है आपका 39,000 रुपये, जो कि हमारा पहले ही आ चुका था आंसर 39,000। यहाँ बेटा इजी है मामला, इसलिए आंसर आ चुका था। अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा अकाउंट बनाइए, क्योंकि अगर सेल का यहाँ पर जिक्र होता, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का जिक्र होता, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेट है ना निकालना, फिर तो हम निकाल ही नहीं पाते, ऐसे हिसाब लगा के नहीं निकाल पाएंगे, आपको अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। तो अकाउंट हमेशा खोलें आप। चले, उसके बाद एक बात करी है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि पहले ये इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये के थे, अब हो गए हैं 10,000 रुपये। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस साल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये के खरीद रखे हैं, आपने 7,000 रुपये लगा रखे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और 39,000 रुपये लगा रखे हैं मशीनरी के ऊपर या इक्विपमेंट, जो भी वटेवर जो भी ये तामझाम हो आपका, टेंजिबल एसेट जो भी आपकी हो, उन पर आपने 39,000 का इन्वेस्टमेंट बच्चे कर रखा है अल्टीमेट लेवल पर, है ना। तो हमारे पास ये दो एक्टिविटी हैं जो हमारे रिलेटेड हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तहत, ठीक है बात। देखें बच्चे, तो हमारा परचेज ऑफ प्लांट या फिर टेंजिबल एसेट्स कितने की खरीदी बच्चे हमने, वो हमने खरीदी 39,000 की। तो आप लिखें, और 39,000 की अगर आपने खरीदी ना बच्चे तो आपका कैश गया है, और गया है तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर आया, मतलब माइनस हुआ ना कैश। और ऐसे ही 7,000 का आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बच्चे, 7,000 रुपये के, ये अपने लिखे। तो अल्टीमेट लेवल पर 7 और 39,000 की अगर वैल्यू हम देखें तो होता है 46,000, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी 46,000। जो 46,000 बेटे ये आ रहा है माइनस में, और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो नहीं करा, आपने जनरेट नहीं किया, आपने यूज कर दिया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे आप नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप बात यहाँ तक की क्लियर हुई होगी बच्चे। चलिए अब हम सी वाला पॉइंट करेंगे अपना, या थर्ड वाला पॉइंट करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमको कितना कैश जनरेट हुआ या फिर कितना हम लोगों ने अल्टीमेट लेवल पर यूज किया, वो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल एक्टिविटी पर हम पहुंच चुके हैं बच्चे, जो कि अब लास्ट वाला पॉइंट हमारा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आपने देखना है कि कंपनी ने कैश का जुगाड़ कहाँ से किया, कंपनी के पास कैश कहाँ से आया। तो एक बात तो यहाँ इक्विटी के रिगार्डिंग लिखी कि शेयर कैपिटल पहले 1,30 की थी, अब 1,35 की हो गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5,000 रुपये कंपनी ने शेयर कैपिटल के थ्रू कमाया, एक बात। उसके बाद डिबेंचर के रिगार्डिंग बात करिए, डिबेंचर से भी पैसा कंपनी को आता है। तो अगर डिबेंचर के रिगार्डिंग बात देखें तो पहले डिबेंचर 13 के थे, अब है 15 के, 2,000 रुपये डिबेंचर से भी कमाए हैं कंपनी ने, ठीक है बात। अच्छा, एक बात थर्ड वाली बात, यहाँ पर नीचे प्रपोज डिविडेंड की बात करी गई थी। प्रपोज डिविडेंड एक बार आपके वर्किंग नोट के अंदर प्लस होता है, लेकिन वो एक्चुअली में माइनस होगा आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का, वो क्योंकि एक्टिविटी का पार्ट, वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसको इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी से माइनस करने का काम करेंगे। तो 2,400 रुपये ये माइनस होगा, ठीक है बात, ये आपका बच्चे माइनस होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रिगार्डिंग आपने बात देखा होगा, तो वो डिबेंचर से पैसा आना कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंशियल। तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंशियल। इसको 1,500 रुपये का हम यहाँ माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग में क्यों प्लस किया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी ही नहीं, इसलिए माइनस किया, क्योंकि वो एक्टिविटी एक्चुअल में यहाँ की थी, इसलिए इसको ट्रेड इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है बात। तो अच्छा देखें हमारे पास कहाँ से कैश आया, वो हम देखें एक बारी कि हमारे पास कैश आया इक्विटी से, डिबेंचर से हमारे पास कैश आया, प्रपोज डिविडेंड से कैश गया, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से हमारे पास कैश गया बच्चों। देखें बच्चे, तो हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से हमें देखो पहले 1,30 थी, अब 1,35 हो गई है। तो उसका ये मतलब हुआ कि हमने 5,000 रुपये यहाँ से प्रोसीड करवाया, कमाया 5,000 रुपये। तो हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, 5,000 रुपये लिखा। उसके बाद डिबेंचर की अगर हम बात करें तो पहले वो 13 के थे, अब हो गए 15 के, तो 2,000 रुपये हमने यहाँ से कमाए, लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स, 2,000 रुपये यहाँ से कमाए। प्रपोज डिविडेंड, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम डिविडेंड पे करने का काम करेंगे, तो हमने लिखा है डिविडेंड पेड, है ना, डिविडेंड पेड हमने लिखा 2,400 रुपये, थोड़ा वैल्यू उल्टी लिख दी, 2,400 रुपये हम यहाँ पर डिबेंचर प्रपोज डिविडेंड पे करेंगे, और 1,500 रुपये हम पे करेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, है ना। तो वो आपका रहेगा 1,500 रुपये, ठीक है बात। आई होप क्लियर बात हुई होगी। तो इन दोनों से तो कैश जाएगा और इन दोनों से कैश आएगा, ठीक है बात। जो जिनसे जाएगा उनको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और जिनसे आएगा उनको
नॉर्मल लिख रहे हैं, नॉर्मल वे में हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आ रहा है बच्चे 3100 रुपए, ये आ रहा है आपका 3100 रुपए, और 3100 रुपए आ रहा है बच्चे प्लस में, ये आ रहा है आपका 3100 रुपए प्लस में। तो इसके आगे आप लिख देंगे, ठीक है, नेट कैश फ्लो आप लिखेंगे, नेट कैश फ्लो है ना, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका क्या मामला हो गया 3100 का, ठीक है बात। 3100 ये 40,000 यहाँ नेट हमने कैश यूज़ किया था इन्वेस्टिंग में, और आपको याद हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोगों ने अल्टीमेट लेवल पर 43,900 कमाया था, है ना। तो अब आप इनको अल्टीमेट लेवल पर प्लस करेंगे, अब नेट, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे आप नेट कैश फ्लो, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज़ क्या हुआ वो देखें आप, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी या फिर सी एक्टिविटी। अगर आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करा तो 1, 2, 3 कर लें, कोई इशू उस बात से नहीं है। तो हम पहली एक्टिविटी का पैसा देखें, तो पहली एक्टिविटी का पैसा था बेटा 43,900, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 43,900 पहली वाली का था, प्लस में था मामला। और दूसरी वाली जो वैल्यू है यानी जो इन्वेस्टिंग है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर 46,000 माइनस में ही है ना, तो ये माइनस 46,000 होगी। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर 3100 प्लस में आएगा बच्चे, 3100 आपका प्लस में आया, तो ये 43,900 और 3100 आपस में प्लस होंगे और 46,000 उससे माइनस होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर ये बन रहा है बच्चों आपका 44 45 और 1,000 रुपये बन रहा है। तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर बच्चे आ रहा है 1,000 रुपये, ठीक है बात, ये आपका आ रहा है 1,000 रुपये। इसमें ऐड क्या करते हैं आप बच्चे, इसमें ऐड आप करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बात। यहाँ पर हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बात, एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख दें इक्विवेलेंट, है ना बात, इक्विवेलेंट आप इसमें ऐड करने का काम करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन में मैं आपको लास्ट फ्लैश करवा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में देखें आप, कहीं पर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल रहा है क्या, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट देखें, बैलेंस शीट में लिखा है करंट एसेट्स, उसके नीचे लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 12,000 रुपये ओपनिंग है ना, पहले साल की वैल्यू ओपनिंग कहलाती है। तो हमने लिखा 12,000 रुपये यहाँ ऐड किया, है ना, हमारा आंसर आया बेटा 13,000 रुपये, और 13,000 में हम लिखेंगे ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है। तो इसके आगे हम लिखते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या लिखते हैं बच्चे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है बात, इक्विवेलेंट, ठीक है बात। ये हमारा आया अल्टीमेट लेवल पर 13,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हमेशा सही तब होगा जब हमारा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के इक्वल हमारा आंसर आए, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ 13,000 रुपये फाइनल आंसर हमारा आया, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं, हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है बात। तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था, आप जी जान से प्रैक्टिस करिए, है ना, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है बात। आप भी अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा जितना भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोस के बारे में, तो आप अपना सपोर्ट देते रहें, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।